चलो जी। जैसे बच्चे मैंने कल आपको याद कराया था कि एसिड्स आर ऑफ 3 टाइप, शेयरहोल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। वो 3 उसके अंदर मेजर हेड थे, वो उसके अंदर आपके सब हेड थे और फिर आप लोगों ने आइटम याद कर लिया। ऐसे ही एसिड्स के सिर्फ 2 सब हेड है, 2 मेजर हेड है, 1 और 2। नॉन करंट एसिड और करंट एसिड 2 मेजर हेड है। इनके अंदर जो पहला सब हेड आता है वो है प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसिड्स। इसके अंदर 2 सब हेड आते हैं, ये हो गया सब हेड और ये दोनों हो गए सब हेड। ठीक है जी। तो अब प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट के अंदर क्या आता है और इंटेंजिबल एसिड के अंदर क्या आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चे प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट के अंदर कुछ भी आ सकता है जो टेंजेबल है, लाइक लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक नहीं आएगा, स्टॉक इसके अंदर जाएगा। ठीक है जी, ठीक है ना। खास चीज बता रहा हूँ मुझे, कंप्यूटर खास चीज है बच्चों, क्योंकि कंप्यूटर प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट में आएगा और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भाई सॉफ्टवेयर बहुत महंगे आते हैं, करोड़ों रुपए का सॉफ्टवेयर आता है, तो भाई वो भी एक एसिड है भाई। ठीक है ना। अगर आप सैप सॉफ्टवेयर खरीदने जाओगे मार्केट में, सैप ही कहीं लाखों रुपए का सॉफ्टवेयर मिलता है। टैली जाओगे लेने 10-20 हज़ार रुपये टैली मिलती है सिंगल यूज़र, और 50,000 60,000 मिलती है मल्टी यूज़र। तो सॉफ्टवेयर भी बच्चों लाखों करोड़ रुपये सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है ना, जो कंपनी बना के आगे बेचती है। ठीक है ना। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल एसिड्स है। 2-3 चीज़ें और इसके अंदर खास दी हुई है, आपको बुक में गिवन है, वैसे आप पढ़ सकते हो मेरे साथ साथ। लिखा हुआ है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर। बच्चे एक और चीज़ खास बता रहा हूँ, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक के ऊपर पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है कि लाइव स्टॉक क्या है। ऐसे ही लाइव स्टॉक के अलावा ऑफिस इक्विपमेंट हो चुका। यहाँ पे बच्चे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मैंने खास इंपॉर्टेंट बताया कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है खास। ऐसे ही आपके पास आप लिख सकते हो पेटेंट्स, गुडविल और माइनिंग राइट्स है, वो नहीं आता बच्चे यहाँ, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, और भी सब आइटम आ सकते हैं। ठीक है जी। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मुझे जो 3rd आइटम है इसके अंदर और 4th आइटम है वो दोनों कट कर देना, वो हमारे पास नहीं है, वो कट कर देना। ठीक है जी। तो एग्ज़ाम में बच्चा अगर आपसे पूछता है बताओ एक आइटम दे दे वो आपको, और आपसे मेजर हेड पूछे और सब हेड पूछे और क्वेश्चन आएगा बताओ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या क्या है, तो आप पता कैसे जवाब दोगे? आप कहोगे सर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आता है इंटेंजिबल एसिड के अंदर आती है, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट इंटेंजिबल के अंदर, ये किसके अंदर आता है? नॉन करंट एसिड के अंदर। तो जवाब हो गया मेजर हेड हो गया नॉन करंट एसिड, और उसका सब हेड हो गया प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसिड्स के अंदर। आप ऐसे बताओगे इंटेंजिबल एसिड्स। समझ में आई बात? आप ये भी बताओगे मेजर हेड, सब हेड भी बताओगे और सब हेड भी बताओगे। और एग्जाम में बच्चों 1 नंबर का क्वेश्चन ये ज़रूर आता है, क्योंकि ये इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने आपको लिख के दिया है कैसे याद करना है। एग्जाम जब मैं आपको कल को दूंगा ऐसे, तो आप बस एक पेज उठाओगे, कल फॉर्मेट नहीं बनाओगे, बेल शीट उठाओगे और ये जो पूरा पेज लिखा हुआ है यहाँ से ऐसे छाप दोगे एज इट इज़ मेरे सामने। ये पेज एज इट इज़ छपना चाहिए हर एक के साथ। 2 बता दिए, ये 2 कटवा दिए। ठीक है जी। इसके अंदर बजे फिर आपके पास आएगा 3रा आइटम, ये एक आ गया, ये इसके अंदर बी आ जाएगा। बी आ जाएगा आपके पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। ये आपके पास क्या आ गया? आपके पास एक और सब हेड आ गया। इसके अंदर बजे आपके पास 5 आइटम दिए हैं, 1 2 3 4 5, सब आपको काम किया याद करने पड़ेंगे। ठीक है जी। फिर आपके पास सी आ गया, ये कट कर देना, ये हमारे पास नहीं है। टेफरटेक्स एसिड हमारे पास नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट आएगा आपके पास डी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड
एडवांस। इसके अंदर एक ही चीज़ आती है, आइटम है, वो है कैपिटल एडवांस। बहुत बार आ रखा है बच्चे भी क्वेश्चन एग्जाम में। लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया था कैपिटल एडवांस का मेजर हेड सब हेड क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन आया कैपिटल एडवांस। बच्चा दिमाग पढ़ते ही कैपिटल का दिमाग तुरंत इसको ध्यान जाता है लायबिलिटी साइड। जवाब दिया है कैपिटल एडवांस। पता नहीं कितनी बार आ रखा है क्वेश्चन में, ये मान लो हर साल ये एक सेट में क्वेश्चन आता रहता है कैपिटल एडवांस। ऐसे ही लाइव स्टॉक बहुत बार आता है। जितने मैं आपको आइटम बताऊंगा 7-8 आइटम, उनमें से एग्जाम में देखना है किसी ना किसी सेट में वो आइटम आ ही रखा होगा। फिक्स क्वेश्चन है, हर साल आते ही। कैपिटल एडवांस का जवाब होगा, आप क्या दोगे, NCA मेजर हेड, सब हेड क्या हो गया, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। इसका मतलब है कि आपने पैसा किसी को लोन दिया होगा, ठीक है जी। फिर आपके पास बच्चे अदर करंट एसेट्स आ जाएगा, ये आपके पास ई आ जाएगा, ई, इसे कट कर देना, ये हमारे पास कोर्स में नहीं है, ठीक है जी। जैसे लिखा हुआ अदर करंट एसेट सिक्योरिटी डिपेंड विद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ये हमारे पास नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया क्या कट है। नॉन करंट एसेट के अंदर ए और बी, ए के अंदर 4 है, 4 में शुरुआत के 2 बताए, 3rd 4th कटवा दिए, वो काट देना। बी बताया पूरा है, सी पूरी तरीके से कटा हुआ है, डी में एक ही आइटम है कैपिटल एडवांस। एक और आइटम भी गिवन है वैसे आपके पास, लॉन्ग टर्म्स लोन्स टू एम्प्लॉय, लिख लेना बच्चे, भी साल आई सर, लॉन्ग टर्म लोन्स टू, और ऐसे ही ई पूरा कटा हुआ है, तो ये भी पूरा कटा हुआ है और ये भी पूरा कटा हुआ है। क्लियर हो गया। फिर आपके पास बच्चा दूसरा आएगा आपके पास करंट एसेट्स। करंट एसेट के अंदर कुछ नहीं कटा हुआ, सब याद करना पड़ेगा ऐसे कैसे। जैसे कि करंट इन्वेस्टमेंट, क्या लिखा हुआ है आपके पास, ऐसे आपके पास जो दूसरी स्केच आइटम आएगा वो आएगा करंट एसेट्स, ये दूसरी है करंट एसेट्स। करंट एसेट के अंदर करंट एसेट क्या हो गया, एक मेजर हेड। इसके अंदर आपके पास टोटल 5 या 6 सब हेड दिए हुए हैं। देख लेते हैं। सबसे पहला जो ए करके दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, करंट इन्वेस्टमेंट। एक आइटम गिवन है, क्या दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। एक आइटम मैं बता रहा हूं, अपनी तरफ से लिख लेना, मार्केटेबल सिक्योरिटी। एक आइटम बुक में नहीं लिखा हो, वहां आप लिख लेना मार्केटेबल सिक्योरिटी करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर। फिर आपके पास इसके अंदर बी दिया हुआ है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, रॉ मटेरियल, और क्या गिवन है, वर्क इन प्रोग्रेस WIP, फिनिश गुड्स, और क्या गिवन है, स्टॉक इन ट्रेड, एक और आइटम गिवन है लूज टूल्स। बहुत बार आ रखा है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, लूज टूल खास मार्क कर लेना। एक और है गुड्स इन ट्रांजिट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुड्स इन ट्रांजिट जो मतलब चले हुए हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट अभी तक आए नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। हाँ जी, गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब है वेयर हाउस से चल चुका है, मेरे पास आने बाकी है, ठीक है ना जी। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, लूज टूल्स और गुड्स इन ट्रांजिट। मैंने आपको ज़्यादा आइटम नहीं दिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बताया, कंप्यूटर लाइव स्टॉक बताया, एक आधा आइटम यहाँ बताया, कैपिटल एडवांस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इधर आइटम बताए। एग्जाम में देखना उठा के, हर एक के सेट में 3 सेट आते हैं, हर एक के सेट में एक आधा आइटम जरूर मिलेगा आपको, ठीक है जी। कल के आइटम है वो मैं बताना भूल गया था, वो बता दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। मतलब ये तो ऐसा नहीं कह रहा कि इन्हीं को याद करना है, ये तो स्पेशल फोकस वाला आइटम है, याद तो पूरा ही करना है। फिर आपके पास वजह ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा, सी आइटम, ट्रेड रिसीवेबल। इसके अंदर 2 ही आइटम आएंगे, एक तो डेटर और दूसरा BR। फिर आ जाएगा आपके पास डी आइटम, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ कैश रखा हो या बैंक में पैसे पड़े हो कैश इक्विवेलेंट या चेक,
कैश का मतलब तो होता है मुझे नगद कैश। कैश इक्विवेलेंट का मतलब पैसे इन हैंड नहीं है लेकिन कैश से कम भी नहीं है, बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है ना, या आपके पास चेक है इन हैंड, तो ये सब चीज़ें कैश के इक्विवेलेंट ही है। कैश इक्विवेलेंट का मतलब है कैश के बराबर। कैश नहीं है हार्ड कैश लेकिन कैश है। जैसे बच्चे मैं आपको कहूँ बच्चे मौलिक आपके पैसे हैं, आपने सर नगद तो नहीं है मोबाइल में है, तो भैया इन हैंड ना होना लेकिन कैश के बराबर। जो आप सर मोबाइल में पैसे हैं तो कैश के बराबर ही हुए, आप कहीं पेमेंट कर दो मैं कर दूंगा, ठीक है ना, तो वो कैश के इक्विवेलेंट ही है। कैश हो गया, बैंक हो गया, चेक हो गया और आपके पास ड्राफ्ट हो गया, बैंक ड्राफ्ट। ये सब बच्चे कैश ऑन कैश इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट आएगा आपके पास शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। इसके अंदर एक ही आइटम गिवन है, एडवांस रिसीवेबल इन कैश। और आपके पास एफ आ जाएगा, लास्ट आइटम है आपके पास अदर करंट एसेट। इसके अंदर आइटम आएगा आपके पास प्रीपेड एक्सपेंस, डिविडेंड रिसीवेबल, डिविडेंड रिसीवेबल बच्चे इसी साल जुड़ा है, मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में एक और आइटम दिया हुआ है एक्रूड इनकम, ठीक है जी। तो ये आपको बच्चे एज इट इज याद होगा। कल सबसे पहले आज तो यही लिखवाऊंगा जैसे आज लिखवाया, नहीं होगा तो फिर बैठो आज की तरह। ले लो जी फोटो ले लो, ऐसा कुछ खास नहीं लिखवाया, बुक में ही लिखा हुआ है, ठीक है जी। लो जी इलस्ट्रेशन नंबर हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे बच्चों। मेरी फोटो मत ले, उधर की फोटो ले ले भाई, मुझे पता है ना फोटो ही क्यों लेते हो। जिस दिन मैं तुम्हारी लूँगा ना फोटो ठीक से, मैं तुम्हारी एक ही बार लूँगा फोटो, वाइवा वाले दिन, और तुम्हारी मैंने वायरल ना करी वीडियो। वही कहते हैं ना तुम 100 बार फोटो लो, मैं एक ही बार लूँगा बस, उसी में तुम्हारा हालत ठीक हो जाएगी। मैं भी एक ही लूँगा और एक ही बार लूँगा। ना 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 डिलीट मत करना, इसे याद इसे रख के रखना, इसे रख के रखना। तुम्हें पता नहीं है बेटे, मैं जब तुम बहुत ज़्यादा डरे हुए होते ना, मैं उस टाइम बड़े मजे लेता हूँ। उससे पूछा ऋत्विक से, चलो स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3। फाइनली वजह थ्योरी से आप लोगों का पीछा छूट गया है, बस अब तो आप लोगों को याद करनी है। जितनी जल्दी आज कर लो, कल कर लो, परसों कर लो, महीना लगाए कर लो, लेकिन कर लो यहाँ बैठ बैठ के, ठीक है जी। चलो चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, बहुत इजी चैप्टर है। चैप्टर है वजह कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ठीक है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो होते हैं, एक तो ट्रेडिंग पीएल, जिसे आप पीएनएल ही बोलते हो। जब कंपनी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाती, ट्रेडिंग पीएनएल बनाती है। कंपनी सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है और बैलेंस शीट बनाती है, और फिर लास्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है। तो अगर मैं बताऊं कि मेरे पास 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक तो पीएनएल और दूसरी है बैलेंस शीट, तो मुझे ये जानना है कि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से इस साल की बैलेंस शीट में क्या चेंज आ गया। तो उसके लिए बच्चे मैं एक स्टेटमेंट बनाता हूँ, उस स्टेटमेंट नाम है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है जी। स्टेटमेंट में प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट न्यू से कंपेयर होती है। हाँ जी। अब बच्चों आपको पेज नंबर 3.7 लिखा हुआ है यहाँ। इस चैप्टर में कोई थ्योरी नहीं आएगी, एक क्वेश्चन नहीं आएगा 3 नंबर का या 4 का, कोई एमसीक्यू कुछ नहीं आएगा इससे। एक ही क्वेश्चन आएगा, वो 3 का या 4 का, ठीक है जी। और ये वो चैप्टर है जो सबको पास करवाएगा। मतलब अगर आप में से किसी को कोई डाउट है कि भैया मेरा पास होने का जुगाड़ क्या है, तो इस चैप्टर पे लिख लो माय चैप्टर। ये वो चैप्टर है जो पास करवाता है सबको, ठीक है जी। आप सबको अपना लेवल पता ही होगा। हाँ, ये चैप्टर माय चैप्टर लिखते हैं जी बच्चे। लेकिन क्वेश्चन और ज़्यादा जो बच्चों की गलती होती है ना, जो इजी चीज़ है उसमें ज़्यादा गलती होती है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनना। मेरा क्वेश्चन लेसन 1 है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ विनायक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019 प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करनी है हमें? बैलेंस शीट। अगले पेज पलट के देखो, बैलेंस शीट गिवन है।
बैलेंस शीट गिवन है, लो जी गिवन है। हम क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है उसे एज इट इज नोट कर दूंगा। स्टार्ट करूं, देख लो मैं क्या कर रहा हूं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट है हमारे पास, देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर और फिर प्रीवियस ईयर। ऐसे ही होता है जी, आप चाहे देख भी लो, पहले आपको 2019 दिया फिर 2018 दिया हुआ है, पहले आपको 2019 दिया हुआ है फिर 2018। ध्यान रखना बच्चों, अगर आप बैलेंस शीट में आते हो तो बैलेंस शीट ऐसी ही बनती है, लेकिन अगर आप बैलेंस शीट ना बना के आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाओगे तो पहले आपको करंट ईयर नहीं लिखना पड़ेगा, पहले आपको प्रीवियस लिखना पड़ेगा। दैट इज 31 मार्च 2018 पहले लिखना पड़ेगा, दैट इज दिस इज प्रीवियस ईयर, और फिर आपको करंट ईयर लिखना पड़ेगा 31 मार्च 2019। अगर आप बैलेंस शीट तो मैं बनवाऊंगा नहीं आपसे, मैं क्या बनवाऊंगा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो कंपैरिजन के लिए पहले प्रीवियस लिखना फिर करंट लिखना। उसके लिए सर वो फॉर्मूले वाली बैलेंस शीट बनानी चाहिए। बैलेंस शीट दी हुई है भाई, अच्छा ठीक है नहीं, क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है, हो सकता है बैलेंस शीट ना गिवन हो, इसलिए आइटम आपको याद होनी चाहिए। आइटम दे दे, बैलेंस शीट गुजरानी पड़ जाए, बैलेंस शीट बना के भी दे सकता है। बोर्ड में ऐसे कुछ आता ही आता है, फिक्स क्वेश्चन है, दिखा भी दूंगा क्वेश्चन। 2 कॉलम ऐसे हैं जब आप बनाने पड़ेंगे वो आपको बनाने पड़ेंगे, बाकी क्वेश्चन तो आप एलईडी टेप दोगे उठा के। 2 कॉलम ऐसे होंगे जो आपको बनाने पड़ेंगे, नंबर भी उन्हीं 2 कॉलम के हैं। सबसे पहला जो कॉलम बनेगा वो बनेगा एब्सोल्यूट चेंज, डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, हाँ जी, मतलब रुपए में कितने रुपए का घटत है या बढ़त है। और फिर तीसरा को चौथा कॉलम बनेगा परसेंटेज चेंज का, ठीक है जी। मैं बैलेंस शीट नोट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बैलेंस शीट कैसे नोट कर रहा हूँ मैं। ये है बच्चों आपके पास फॉर्मेट कंपैरेटिव बैलेंस शीट का, ये फॉर्मेट हर एक को याद हो जाना चाहिए। फॉर्मेट एज इट इज है, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 आएगा, क्या है, इक्विटी एंड फिर आएगा इसके बाद पहला शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर पहला आ रहा है ए करके शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या है, एक सब हेड है। बी आ रहा है बी रिजर्व एंड सरप्लस, दोनों ही सब हेड है। दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है हमारे पास, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर एक सब हेड दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। फिर तीसरा आइटम दिया हुआ है करंट लायबिलिटी, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ट्रेड पेबल। फिर इनका टोटल गिवन होगा आप लोगों को, ठीक है जी। बताना बच्चों आपके पास प्रीवियस ईयर में 2018 में शेयर कैपिटल कितनी थी, 20 लाख, और करंट ईयर में कितनी है, प्रीवियस ईयर में मेरे पास शेयर कैपिटल 20 लाख की थी। इधर आप सुनना बच्चों, अब मैं क्वेश्चन नोट नहीं कर रहा हूँ, मैं समझाना शुरू कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर में बैलेंस शीट में बच्चों पहले करंट दिया फिर प्रीवियस दिया, उसे मैंने चेंज कर दिया बैलेंस शीट में से, क्योंकि मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ बैलेंस शीट का। तो पहले बच्चों मुझे प्रीवियस ईयर लिखा मैंने जो 20 लाख है, फिर मैंने करंट ईयर लिखा। अब मुझे ये बताओ प्रीवियस ईयर से करंट ईयर की बैलेंस शीट में कितने रुपए का चेंज आ गया, उसे यहाँ लिख लो। अगर आपको एब्सोल्यूट चेंज निकालना है, एक ही फॉर्मूला दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, इसमें से माइनस करना है, एक कह सकते हैं आपके लिए। करंट आ सकता है तो ब्रैकेट लगा देंगे, अगर माइनस में आ रहा तो ब्रैकेट। अकाउंटिंग की वजह कभी माइनस नहीं लगता, माइनस की जगह ब्रैकेट लगता है हमेशा, ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ परसेंटेज माइनस आ सकती है कि नहीं आ सकती, ठीक है जी। अगर माइनस आ रहा तो वजह माइनस ही लगाएंगे, आप ब्रैकेट लगाएंगे। एक ब्रैकेट लगाने ना लगाने पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है जी। यहाँ तो कोई डाउट भाई। प्रीवियस ईयर में मेरे पास शेयर कैपिटल 20 लाख की थी, मतलब मेरा जो घर का पैसा लगा हुआ था वो 20 लाख रुपए लगा हुआ था। इस साल वो पैसा बढ़ के 21 हो गया, मतलब कितने रुपए से बढ़ा दिया। अब अगर बच्चों मुझे परसेंटेज चेंज निकालना, इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है, एब्सोल्यूट चेंज ऊपर रखना है
डिवाइड कर देना प्रीवियस ईयर से, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। अगर फॉर्मूले की बात करूं मतलब 1 लाख को ऊपर रखो, डिवाइड कर दो 20 से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये आ जाएगा 5%। बस ये ऐसे करते हैं। ये 2 कॉलम आपको बनाने हैं, बाकी सारे कॉलम आपको गिवन है। इंक्रीज डिक्रीज का क्या फंडा है मतलब? इसका क्या मतलब है? जैसे हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है कि हमारा 5% इंक्रीज, हाँ, अब इससे डिक्रीज का क्या फंडा है? वो डिक्रीज होगी। जैसे हमारा मान लिया नेगेटिव आ जाता है, माइनस आ रहा है, तो ये भी माइनस आ जाएगी, खत्म। हाँ, तो 5% गिर भी सकता है, 5% बढ़ भी सकती है भाई कोई चीज़। आगे बढ़े, क्या तो कोई डाउट नहीं है। बस रिजर्व एंड सरप्लस प्रीवियस ईयर में कितना था और अब कितना हो गया? 20, कितने से बढ़ा? 20, अगर 30,000 रुपये में बढ़ा तो परसेंटेज वाइज कितना बढ़ा? 30,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, 15%। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग प्रीवियस ईयर कितनी गिवन है? 2 लाख और इस साल 5 लाख कितने रुपए से बढ़ गई? और अगर मैं वैसे बात करूं परसेंटेज वाइज, तो परसेंटेज वाइज है, हाँ, परसेंटेज वाइज कितना बढ़ गया? 3,60,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, क्या आ जाएगा? 180%। आपने कहा सर 180%, परसेंटेज 100 से ज़्यादा भी हो सकती है। बच्चे मैं इंक्रीज डिक्रीज देख रहा हूँ, एक चीज़ कितने परसेंट भी बढ़ सकती है। पिछली बार हाफ ईयरली में आपके 7 पीए में 7 नंबर थे, हो सकता है इस बार 70% आ जाए। 7 से 70% का मतलब कितना परसेंट चेंज है? ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? तो भैया परसेंटेज भाई चेंज डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, उससे कितना भी भाई 1 रुपए की चीज़ 10 भी तो हो सकती है, और 1 रुपए की चीज़ 100 रुपये भी हो सकती है। ठीक है जी, 10 1 भी हो सकता है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। मैं यहाँ परसेंटेज निकाल रहा हूँ किस परसेंटेज से बढ़ी या किस परसेंट से घटी। तो जब परसेंटेज निकालने में शर्माना मत, कुछ भी परसेंट आ जाए, 3200% भी आ सकती है, 3200% भी आ सकती है। समझ में आ रही है बात? कभी हो तो सर 100 से ज़्यादा परसेंट कहें। अगर आप कंपेरेटिव बैलेंस शीट बना रहे हो या कंपेरिजन किसी भी चीज़ का कर रहे हो, भैया परसेंटेज कितनी भी निकल सकती है। बात समझ में आ रही है? तो परसेंटेज निकालने में शर्माना मत। आगे बढ़े, वो देखो वो दोनों लड़ी रहे हैं कि फटाफट याद करें भागे यहाँ से। अबे ये छूट रहा है भाई, वो तो छूट ही रहा है। देखो मेरे तो सिर्फ बोर्ड में 32% आ गए हैं। ट्रेड पेबल गिवन है, हाँ जी। पिछले साल कितना था ट्रेड पेबल? 1 लाख का, अब कितना हो गया? 2,80,000। कितना बढ़ा? 1 लाख। अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं कितना बढ़ा होगा? 180%। टोटल क्वेश्चन में गिवन है, करना चाहो कर लो, जोड़ दे बुक से दे दो, बुक से देख लो। 25 लाख का गिवन है। इस साल में लायबिलिटी कितनी बढ़ी? 31 लाख। अगर मैं बात करूं बच्चे परसेंटेज वाइज, रुपए वाइज, तो कितनी बढ़ी? 6,70,000। और अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो इस निकालनी पड़ेगी। कैसे आएगी? 6,70,000 अपॉन 25 इंटू 100, क्या आएगा ये? बहुत ही बेकार सी फिगर आएगी, 26.8। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो क्वेश्चन कैसे करना है। तो आपने से तो हर कोई कर लेगा, नहीं आपसे नहीं होगा। ये परसेंटेज इतनी बेकार निकलेगी आने वाले टाइम में, आप परसेंटेज निकालने में जोर पड़ेगा। ऐसी आएंगी 39.28। अभी मैं आप लोगों को परसेंटेज निकलवाऊंगा यहाँ बिठा के। आगे देखते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या गिवन है? एसेट्स। एसेट्स के अंदर क्या गिवन है? फर्स्ट दिया हुआ है, क्या दिया? फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट के अंदर दिया हुआ है
प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है जी, आप पूरा ही लिखेंगे कि अंदर दिया हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और दूसरा गिवन है इंटेंजिबल एसेट्स। एक और आइटम गिवन है करंट एसेट्स। करंट एसेट के अंदर दिया हुआ है दो करके, एक तो इन्वेंट्री और दूसरा दिया हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बस अब तो फिगर लिखनी है। और आइए वो हुआ ना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और ये इंटेंजिबल एसेट है जैसे बुक में दिया हुआ है। आप नहीं लिख सकते, मैं लिख सकता हूँ भाई। याद तो तुम्हें करना है, मुझे तो ऑलरेडी याद है। सर आपको उतने याद है? हाँ तो मुझे याद है वैसे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये क्या आंसर है? प्रीवियस ईयर कितना है? प्रीवियस ईयर कितना है? 20 और करंट ईयर का 20। बस कितने रुपए से बढ़ गई? और अगर परसेंटेज वाइज बात करिए, मैंने ऊपर परसेंटेज निकाल रखी है। एक मतलब वो है, निकालना चाहो निकाल लो। 1 डिवाइड बाई 20 इंटू 100। आगे देखते हैं। प्रीवियस ईयर में मेरे पास इंटेंजिबल कितने की थी? 16। अब कितनी है? कितने से बढ़ गई? 1 लाख। अगर परसेंटेज वाइज बात करें कितने से बढ़ गई? 50%। ठीक है जी। अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं, मेरे पास इन्वेंट्री कितनी थी? 2 लाख। और अगर मैं इस साल की बात करूं 60। कितने से बढ़ गई? 60। अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो 100। अभी तो बहुत इजी निकल रहा है, पहला क्वेश्चन है ना। अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं, मेरे पास कैश था 1 लाख का, अब कितना है? 210। कितने से बढ़ गया? 110। परसेंटेज वाइज 10%। 110। टोटल कर लेते हैं। सेम ही टोटल है, ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। टोटल भी सेम ही होगा। डिफरेंस निकाल लो। 670 परसेंटेज ऊपर कॉपी मार लो। 670 डिवाइड 25 क्या आया था? 26.8 जी। ये है फ्री के नंबर। और एग्जाम में सिर्फ नंबर बच्चे ऑब्वियसली यार एसेट्स और लायबिलिटी का डिफरेंस। बच्चों एग्जाम में नंबर सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम के हैं। इसका अगर आपने बना दिया और ये सारी गलती निकालेंगे तो इसका 1 नंबर देता टीचर, अगर वो सही कर रखा है तो। क्या 2 नंबर नहीं मिलेंगे फिर? हाँ नंबर नहीं, लेकिन ना बनाएंगे नंबर कट जाए। हेलमेट पहनने का नंबर हेलमेट पहनने का इनाम थोड़े मिलता है। तो मत बनाइयो, 2 नंबर ले लियो, मेरी मर्जी भाई, मत बना। ऐसे एक बात बता, एग्जाम में फॉर्मेट बनाने की कोई नंबर थोड़े, तो मत बना। फॉर्मेट के नंबर वहीं कट जाएंगे हर कहीं। सिर्फ फॉर्मेट में कोई नंबर नहीं मिलते। ठीक है जी, आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कराने की कोशिश कर रहा था। अब हो गया बच्चों, ये तो हो गया क्वेश्चन कराना। अब बात करते हैं इसकी एनालिसिस की। एनालिसिस तो मैंने समझाया ही नहीं भाई। ये आपको मैंने कहा था 8 तक कराऊंगा। मैंने कहा था मैं 8 पे बड़ी सुझाएगी तब भेजूंगा। मैंने पहले ही कहा था इसलिए। अब सुनो बच्चों, ऐसा मेरे दिमाग में क्या खराबी आ रही थी कि बैलेंस शीट बड़ी थी, उसके लिए मैंने 2 कॉलम और कुछ तो रीज़न होगा ही कि मैंने क्यों ढूंढा होगा ये। क्या लग रहा होगा आप लोगों को? क्या कि ये बना, उसमें कहीं कुछ नहीं लिखा है। बच्चों एक बात बताओ, जब मेरे पास बैलेंस शीट थी प्रीवियस ईयर की, करंट की, तो ये 2 कॉलम क्यों बनाएंगे? मेरा खाली हूँ मैं घर से कि मैं चल कुछ ये दो कॉलम बना ले। मुझे एक इन्वेस्टर कुछ तो देखना चाहता ही होगा, वो कंपेयर करना चाहता है, तो उसने कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाया। वो कंपेयर करना चाहता है प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट को इस साल की बैलेंस शीट से, और वो ये देखना चाहता है कि कंपनी में जो बढ़त हो रही है वो किस परसेंटेज से हो रही है।
परसेंटेज वाइज जानना चाहता है भाई, 5%, 10%। जैसे आप घर वाले ही पूछते हैं, आप वो कहते हो कि पापा नंबर आ गए मेरे, क्या वो ये पूछते हैं क्या परसेंट आए, वो ये नहीं पूछते कि पास है, पहले सीधे पूछते हैं भाई कितनी परसेंटेज आई। उससे पता लग जाता है कि आपने कहा 90% आई तो पता, और ऑटोमेटिक सबको ठीक है। तो जब परसेंटेज वाइज है तो एक इन्वेस्टर भी परसेंटेज वाइज चेंज जानना चाहता है कि किस चेंज आया। भाई आपने कहा जी सर पिछले साल से मुकाबले मेरी जो है शेयर कैपिटल 1 लाख बढ़ गई। मैं कहा परसेंटेज क्या सर 5%? में क्या अब आई ना बात, मतलब इसका मतलब जो तेरी 5% बढ़ी है तो पिछले साल 20 लाख होगी, इस साल 21 लाख हो गई तो 1 लाख से बढ़ी। हो सकता है भैया पिछले साल 50,000 हो, इस साल 1 लाख हो सकता है 50% ही बढ़ सकती है। जैसे यहाँ हुआ था 50% का चेंज आया था। पिछले साल मेरे पास इंटेंजिबल वैल्यू 2 लाख की थी, अब 3 की हुई, तो जो इंक्रीज हुआ है इंटेंजिबल वैल्यू वो 50% का हुआ है। 50% या कुछ और आ रहा था, ठीक है जी, 50% का है। पिछले साल से जस्ट हो गई उसमें 50% का चेंज आ गई, जितनी थी आपने 50.00 लिखा। हाँ मुझे 50.0 आप मैंने ऊपर परसेंटेज लिख लिया, अलग बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। ध्यान रखना बेटा डेसिमल के 2 पॉइंट तक निकालना कंपल्शन है, 3 तक मत जाना, 2 तक निकालना। 50 नहीं लिखा तो वो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है, ठीक है जी। मैं इसलिए लिखता हूँ कि मुझे क्योंकि आने वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो परसेंटेज पॉइंट के बाद निकलते ही हैं। ऐसा सिंपल फिगर नहीं आएंगी आपके हाथ में एग्जाम में 50, 25 ऐसी आएंगी। 36.22, 98.38 वो निकालनी पड़ेगी आप लोगों को, परसेंटेज निकालने बड़ा जोर पड़ेगा। तो पिछले साल के मुकाबले में मेरी शेयर कैपिटल 5% बढ़ी, जो मेरा रिजर्व एंड सरप्लस है वो 15% बढ़ा। इसका मतलब कंपनी में कुछ चीज़ अच्छी चल रही है क्योंकि रिजर्व हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। रिजर्व क्यों इंक्रीज़ हो रहा होगा? प्रॉफिट आया होगा। जो हमारा लोन है 180% बढ़ गया है। जो मेरी उधारी है पिछले साल के मुकाबले मेरी लोन 180% बढ़ा दिया मैंने, ठीक है ना। और जो मेरी शॉर्ट टर्म लोन है, जो मेरी स्टेट पेबल है, जो उधारी है, वो मेरी 180% बढ़ गई। इसका मतलब पेमेंट टाइम से नहीं कर रहा, या हो सकता है मेरी सेल बहुत ज़्यादा हो रही है और मेरे माल बहुत ज़्यादा खरीदना पड़ रहा हो। उन सब रीज़न को फाइंड करने के लिए ये एक छोटा सा इंडिकेटर है। मैं इसके बेस से मुझे पूरी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं, इट जस्ट एन वन इंडिकेटर कि हाँ ये एक चीज़ है। मुझे किसी एक चीज़ के ऊपर मैं डिसीजन नहीं लेता इन्वेस्टमेंट करूँगा नहीं करूँगा। यदि बच्चे ने कहा सर इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं, मैं इसे पूरे को देख के और भी हज़ारों चीज़ें चेक करूँगा, तब जाके मैं निष्कर्ष पे आऊँगा, एक प्लानिंग वो आएगी डिसीजन कि हाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इट जस्ट वन इंडिकेटर। जैसे बच्चा होता है ना घर में, जब कहीं शादी करनी होती है आपको किसी दूसरे घर में, तो सिर्फ आप देखते हो ये देखते हो अरे लड़का बहुत बढ़िया कमा रहा है बस कर दे शादी, वो एक इंडिकेटर है कि वो अच्छा कमाता है। फिर आप देखते हो फैमिली कैसी है, वो भी एक इंडिकेटर है। फिर आप देखते हो लड़के का हाव भाव क्या है, ठीक है, लड़का कहाँ जॉब करता है, लड़के में ऐप क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। और किसी एक इंडिकेटर पे तो आप ही नहीं कहते कि बस लड़का लाखों रुपए कमा ले करते शादी, पता लगे लड़का पैसे तो बहुत कमा रहा है लेकिन उसके अंदर और हज़ारों ऐप हो, फैमिली ठीक ना हो, बहुत सारे हैं, टांग टूटी हुई, हाँ हो सकता है भाई, हो सकता है क्यों ना भाई, लाखों रुपए कमा रहा है, सब कुछ है, देखने में सुंदर नहीं है, टांग टूटी हुई है, आँख खराब है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं ना। तो ये एक फैक्टर है, ये एक टूल है। टूल मेरे पास और भी है। कंपैरेटिव हो गया, थोड़ी देर में मैं कॉमन साइज भी कराऊंगा, फिर बच्चों में आप लोगों को रेशो भी बताऊंगा, फिर कैश फ्लो भी बताऊंगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल है, वो आपके कोर्स में नहीं है। तो ये टूल्स रियल लाइफ में अगर आप कल को मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो शेयर मार्केट, तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इनके अलावा भी और हज़ारों चीज़ें हैं। समझ में आ रही है बात समझ में आई मैं क्या करा रहा हूँ? यहाँ तक किसे डाउट है? मैंने सिर्फ आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 कराया है, आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 और वो सारी हेडिंग एसिड्स वाली, ठीक है जी। चलो जी, सिर्फ ये 2 लड़कियां जा सकती हैं, बाकी सब यहीं बैठे रहेंगे। बाय बाय।